गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। जो आज मैं अब मेरी आज की क्लास है, आज की क्लास में मैं आप सभी को, कल मैंने आपको उत्तराखंड के बारे में, फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह के बारे में बताया था। और आज मैं आपको उत्तराखंड का थोड़ा प्रशासनिक ढांचा, उत्तराखंड के पंच प्रयाग, पंच केदार और पंचपदरी बताने जा रही हूँ। देखिए, जो मेरी ये सीरीज है, मैं से आगे बहुत विस्तार से आगामी कक्षाओं में बताऊंगी। मेरा जो टारगेट है वो है उत्तराखंड पीसीएस, जो 14 तारीख को होने वाला है। उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैक्सिमम उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब बता दूं। तो आज मेरी क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बातें मैं इसमें बताने जा रही हूँ, तो बड़े ध्यान। उत्तराखंड से सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है पंचबदरी। पंचबदरी, उत्तराखंड में 5 बदरियां हैं। वैसे बद्रीनाथ जी को हम सभी जानते हैं, लेकिन पंचबदरी आता है। इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा है। अगर मैं आपसे बात करूं, आप एक वर्ड याद करना, बे, BAY, बे ऑफ बंगाल होता है ना, जैसे बे, बव, बी और बी, ये वर्ड यदि आप याद रखेंगे तो आपको 5 बदरियां याद हो जाएगी। बे, बव, बे, बे ऑफ बंगाल कहते हैं ना, जैसे बे, बव। तो ये 5 वर्ड आपको उत्तराखंड की 5 बदरियों के बारे में विस्तार से बताता है। बी, पहला अक्षर बी। बी से बद्रीनाथ, या जिसे बद्री विशाल कहते हैं। यहाँ विष्णु भगवान की पूजा होती है, चमोली में स्थित है और अलकनंदा नदी के मुहाने पर यह स्थित है। तो पहला बे। दूसरा आता है ए से आदि बद्री, आदि बद्री, BAYBV। ए से आदि बद्री, जो कि नारायण भगवान को समर्पित है। काले पत्थर पे भगवान की प्रतिमा बनी हुई है और यह कर्णप्रयाग है, उत्तराखंड का कर्णप्रयाग वहां स्थित है। तीसरा अक्षर आता है वाई। बे मैंने बोला ना, वाई। वाई का मतलब योग ध्यान बद्री। ये पांडुकेश्वर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु की यहाँ पूजा होती है। तो बद्रीनाथ, आदि बद्री और योग ध्यान बद्री तीसरा। चौथा फिर से बी। बी से भविष्य बद्री। भविष्य बद्री जो कि जोशीमठ में है और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा यहां पर की जाती है। तो BAYB भविष्य बद्री, और लास्ट है वृद्ध बद्री, जो कि जोशीमठ में स्थित है। तो इस प्रकार ये 5 बद्री है। BAYBV, बे, बव, बद्रीनाथ, आदि बद्री, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और वृद्ध बद्री। ये 5 बद्रियां आप बहुत अच्छे से याद रखना। शॉर्ट फॉर्म है बेबव। बी, बद्रीनाथ, आदि बद्री, योगदान बद्री, भविष्य बद्री और वृद्ध बद्री। ऐसे ही बच्चों, अब आता है पंच प्रयाग। उत्तराखंड के 5 प्रमुख प्रयाग है। इसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, विक्रुंध। जैसे विष्णु भगवान का आता है ना, एक शब्द मैं यहां लिख रही हूं, आप इसको याद कर लेना, विक रुंध। इस शब्द को याद कर लेंगे तो आपके पूरे 5 प्रयाग आपको याद हो जाएंगे। कैसे? विष्णु, कर्ण, रुद्र, नंद और देव। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग और देव प्रयाग। तो ध्यान रखना, विक्रुंद शब्द फिर से, जैसे विक्रुंद, ये शब्द याद रखना। तो पहला इसमें पंच प्रयाग में पहला प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग, जो कि विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पर स्थित है। नारद मुनि ने यहाँ विष्णु की तपस्या की थी। तो ध्यान रखना, कई बार इंपॉर्टेंट संगम भी पूछा जाता है। कौन सा जो ये है प्रयाग, किस नदी के संगम पे है? आप ध्यान रखना, अलकनंदा में सभी नदियों का संगम होता है, सभी प्रयाग पर, सिर्फ विष्णु प्रयाग को छोड़कर, क्योंकि विष्णु गंगा, धौली गंगा जो है उन्हीं की सहायक नदियां हैं। तो विष्णु प्रयाग मतलब विष्णु गंगा और धौली गंगा के नेक्स्ट है क से कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडर और अलकनंदा का संगम है, ये चमोली जनपद में स्थित है। तीसरा है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर है।
दुर्गा मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ करोड़ों शिवलिंग स्थित है। तो रुद्रप्रयाग जहां आपके केदारनाथ जब भी है, जिस जिले में। चौथा है विक्रुंद में नंद प्रयाग, न से नंदाकनी और अलकनंदा। देखिए बहुत शॉर्ट फॉर्म अगर आप देखे हैं, कर्ण, पिंडर और अलकनंदा, रुद्र में अलकनंदर और मंदाकिनी, नंद प्रयाग में न से ही नंदाकिनी और अलकनंदा। और ऐसे ही हमारा प्रसिद्ध देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। यहाँ ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड भी स्थित है। इन्हें अलकनंदा और भागीरथी को सास बहू की संज्ञा भी दी गई है। तो पंच प्रयाग में विक्रुंद, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग और देव प्रयाग। ये विक्रुंद शब्द याद रखना। जैसे बद्रीनाथ में आप पंच बद्री में बेबव, पंच प्रयाग में विक्रुंद। आगे चलते हैं बच्चों। अब आता है पंच केदार। पंच केदार की बात करें, फिर से मैंने अपनी याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, करमकट, KRMKT, एक शब्द बनाया था जिसको मैं हमेशा याद रखती हूं, KRMKT, करमकट करके मैं इसको मानती हूं। और इससे क्या होता है, मुझे पंच केदार हमेशा याद रखते हैं। जैसे पहला केदारनाथ, दूसरा रुद्रनाथ, तीसरा मंदमहेश्वर, चौथा कल्पेश्वर, पांचवा तुंगनाथ। तो पहला केदारनाथ, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है, पूरे विश्व में केदारनाथ की पहचान है। दूसरा है रुद्रनाथ, चमोली जिले में रुद्रनाथ जी के मंदिर हैं। यहाँ शिव के रौद्र रूप की पूजा की जाती है, ध्यान रखना, शिव के रौद्र रूप की पूजा की जाती है। तीसरा है मंदमहेश्वर, करमकट, KRMKT, केदारनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर। रुद्रप्रयाग में मदमहेश्वर मंदिर है, चौखंबा शिखर की तलहटी पर यह मंदिर बना हुआ है। ऐसे ही कल्पेश्वर जो है, जो कि चौथा शब्द है चमोली जनपद में है, और यह उगम गांव में शिव की जटाओं की पूजा की जाती है, केशों की पूजा की जाती है, कल्पेश्वर। और लास्ट है तुंगनाथ। तुंगनाथ जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है, ये रुद्रप्रयाग जनपद पर में स्थित है। तो करमकट, KRMKT, केदारनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर और तुंगनाथ, ये 5। उत्तराखंड के अब आता है प्रमुख आभूषण। देखिए बच्चे गलती करते हैं, बहुत प्रशासनिक इधर उधर का डिस्क्रिप्टिव पढ़ते रहते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपका सिर घूम जाता है, ये कहां से आए। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड के कुछ प्रमुख आभूषण हैं, और जिसमें कि जो ये आप तिलहरी देख रहे हैं, ये तो मेरे PCS के एग्जाम में आया था। तिलहरी, बहुत से लोग इसको सब्जी, कोई जैसे हरेला उत्सव आया था, किसी ने करेला समझ के उसको सब्जी बता दिया था। तो उत्तराखंड के जो आभूषण हैं, बहुत विस्तार से पढ़िएगा, किस अंग में पहने जाते हैं इसका जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले आता है शीश फूल। शीश बोलते हैं शीश, सिर को। यह आभूषण माथे पर पहना जाता है, इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, शीश फूल, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है। दूसरा है चंद्रहार, चंद्रहार गले में पहना जाता है। तीसरा है गुलबंद, गुलबंद गले में स्त्रियां पहनती हैं, उसको बोलते हैं गुलबंद। तिलहरी, इसे भी उत्तराखंड की स्त्रियां गले में पहनती हैं। बुलाक, बुलाक ये सोने से निर्मित, जैसे नाक की, उसको नोज पिन को बोलते हैं ना, बुलाक बोलते हैं, नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट है मुरखला, मुरखला ये कान में पहना जाता है, कान में पहना जाता है। और एक है बुजनी, बुजनी आभूषण भी कान में पहना जाता है, और मुरखला भी कान में पहना जाने वाला। इसी क्रम में बच्चों नेक्स्ट है मुंदड़ी, मुंदड़ी बोलते हैं, सोने, चांदी और पीतल की बनी होती है, उंगलियों में, जैसे अंगूठी जिसे कहते हैं, मुंदड़ी। इसी तरीके से मुंदड़ी। नेक्स्ट है मुदड़े या मुनाड़, ये आभूषण सोने से निर्मित होता है और ये कान में पहना जाता है। मुंदड़ी उंगलियों में पहनी जाती है, और मुंदड़े या मुनाड़ ये कान में पहना जाता है। नेक्स्ट है पौंजी, पौंजी
ये सोने या चांदी से निर्मित होती है और इसे विवाहित स्त्रियां धारण करती हैं। नेक्स्ट है झावर। कौंजी भी पैरों में पहनी जाती है। झावर यह चांदी से निर्मित होता है तथा पैरों में पहना जाता है, जैसे पायल होती है ना, ऐसे झावर होता है। फुल्ली, फुल्ली अगेन नोस्पिन को कहा जाता है। विवाहित स्त्रियां और या कुंवारी कन्याएं भी नाक में धारण करती हैं। नेक्स्ट है धागुला। धागुला हाथ में पहना जाता है, ये चांदी से निर्मित होता है। इमरती, इमरती झांवर और पायल की तरह चांदी से निर्मित होता है और पैरों में पहना जाता है। करधनी या कमर जियोड़ी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये चांदी से निर्मित होता है, कमर में धारण किया जाता है, इसे कमर में पहनती हैं स्त्रियां। नेक्स्ट है तगड़ी, ये कमर में पहनी जाती है, यहां देखिए तगड़ी। नेक्स्ट है अमिर्ती तार, इसका नाम अमिर्ती तार होता है, अमिर्ती तार। अमिर्ती तार ये 3 तारों द्वारा चांदी से निर्मित पैरों में पहनी जाती है। चर या चरियो, यह विवाहित स्त्रियों द्वारा गले में धारण किया जाता है। ऐसे ही कमर जोड़ी, कमर चांदी से निर्मित होता है और कमर में पहने जाता है। खुड़ले चांदी से निर्मित होता है, भोटिया जनजाति के लोग इसको पहनते हैं। नथ या नथुली, वही बुलाक या फुल्ली की तरह नाक में पहना जाता है, सोने से निर्मित होती है, नाक में पहने। पवलिया, पवलिया मतलब बिछुआ, जो पैरों की उंगलियों में चांदी से निर्मित पहना जाता है। स्थूल, स्थूल सांगड़, यह आभूषण चांदी से निर्मित होता है और ये यहां पे कट गया है, मैं बता दूंगी इसको। पोंटा, यह आभूषण एड़ी से पैर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। हसूला, हसूला या सूत विवाहित स्त्रियां गले में पहनती हैं। नेपाल में भी हसूला इस तरीके का आभूषण चलता है जिसे विवाहित स्त्रियां गले में पहनती हैं। यह है उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अब मैं थोड़ा हट के उत्तराखंड राज्य के गठन, इसका प्रशासनिक ढांचा, जो विशेष राज्य का दर्जा मिला है वो, उत्तराखंड की सीट, इनके बारे में बात करने जा रही हूं। हालांकि ये बहुत विस्तारित टॉपिक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है आपको, आपका एग्जाम 14 तारीख को है, तो मैं रैपिड राउंड के जरिए जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लगी वो आप सबको बताने जा रही हूँ। उत्तराखंड राज्य का गठन, देखिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाली है, इस पिक्चर में मैंने साफ साफ बताया है, सबसे पहले पृथक राज्य के गठन के लिए सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल, जिसकी स्थापना 25 जुलाई 1979 को हुई थी, इसमें उत्तराखंड राज्य के गठन को मंजूरी दी गई थी। इसका अधिवेशन मसूरी में हुआ था। फिर 1991 में बीजेपी की सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर, बहुत छाट छाट के मैंने आपको लिए हैं। उत्तराखंड के मुलायम सिंह यादव द्वारा उत्तराखंड राज्य के गठन हेतु कौशिक समिति, ध्यान रखना, कौशिक समिति का गठन किया गया था। हमारे जो 1996 में प्रधानमंत्री थे श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी, एच.डी. देवेगौड़ा जी ने 1996 को लाल किले के से उत्तराखंड राज्य की गठन की घोषणा की थी। इसी प्रकार भाजपा सरकार ने 1998 में केंद्र सरकार ने पहली बार राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानसभा को उत्तराखंड राज्य विधेयक, बीजेपी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए। तो सन 1998 में बीजेपी की सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य विधेयक पेशित किया गया था। सन 2000 में उत्तराखंड राज्य विधेयक प्रेषित किया गया। यहां देखिए उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड का नाम 2000 में उत्तराखंड हुआ था, उससे पहले उत्तरांचल था। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित किया गया और 10 अगस्त 2000 को यह विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में पारित होने के बाद 28 अगस्त 2000 को माननीय राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा इसको स्वीकृत कर लिया गया। 28 अगस्त 2000 को हमारे राष्ट्रपति थे
KR नारायण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस समय उत्तराखंड राज्य को स्वीकृत किया गया राज्य के रूप में, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण द्वारा स्वीकृत किया गया। इस प्रकार 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड अस्तित्व में आया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून थी और उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग की जा रही थी गैरसैंण। 2020 में, मैंने आगे भी लिख रखा है, सन 2020 को गैरसैंण को उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी घोषित किया गया। अब दो राजधानी वाले हमारे राज्य, अब तो खैर वो केंद्र शासित प्रदेश है, महाराष्ट्र में और पहले जम्मू कश्मीर में दो राजधानी थी। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। उत्तरकाशी सबसे बड़ा जिला है, सबसे छोटा चंपावत है। और देखिए यहां पे मैंने मेंशन किया है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गठित किया गया। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को 20 जून 2020 से, इस डेट को याद रखना, 20 जून 2020 से उत्तराखंड की राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया गया। राजकीय भाषा हिंदी तथा 2010 से दूसरी भाषा है संस्कृत। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार है। ये पहले का है तो इसलिए थोड़ा वो रखा है। इसमें जो अल्मोड़ा सीट है वो क्या है? वो रिजर्व है। और किस लोकसभा सीट में सर्वाधिक जनपद है? तो अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत, इसमें सबसे ज्यादा जनपद हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री नित्यानंद स्वामी जी और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे हमारे नारायण दत्त तिवारी जी। उत्तराखंड में विधानसभा के लिए प्रथम बार चुनाव हुए थे फरवरी 2002 में। राज्य का गठन हो गया था 9 नवंबर सन 2000 को और उसके बाद फरवरी 2002 में राज्य में प्रथम बार विधानसभा के चुनाव किए गए। पहले उत्तराखंड में परिसीमन हुआ था। परिसीमन होने से पहले 2008 से पहले उत्तराखंड में टोटल 70 सीटें थी, जिसमें 3 एसटी की और 12 एससी की। लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद एससी की सीट हो गई 13 और एसटी की सीट हो गई, एससी की हो गई 13 और एसटी की हो गई 2। देखिए उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया। अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे ये विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बिहार राज्य अपने आप को विशेष श्रेणी का दर्जे के लिए मांग कर रहा है। अब ये विशेष श्रेणी किसे बोलते हैं या गॉडगिल फॉर्मूला किसे कहते हैं, जिसके आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। सरकार द्वारा मई 2001 में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो उत्तराखंड 11वां राज्य था जो कि विशेष राज्य का इसे दर्जा दिया गया। और किसके तहत? गॉडगिल फॉर्मूले के तहत। गॉडगिल फॉर्मूले के तहत सबसे पहले 1969 में 3 राज्य, जिसमें असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर, इनको विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। फिर 1970-71 में हिमाचल प्रदेश को, 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को, 1975-76 में सिक्किम को तथा 86-87 में अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम को दिया गया। फिर सन 2001 में उत्तराखंड को 11वें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए गॉडगिल फॉर्मूला क्या कहता है, जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, सबसे पहले तो वो पहाड़ी इलाका हो, कम जनसंख्या घनत्व हो या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हो। जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है उसके लिए जरूरी है कि वो पहाड़ी इलाका हो, वहां की जनसंख्या जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम हो, एक जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा ट्राइब वाला हो, जनजातियों वाला हो, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति, जैसे हम देखें अगर उत्तराखंड को तो नेपाल और चाइना के साथ इसकी बाउंड्री लाइन शेयर करता है उत्तराखंड राज्य। आर्थिक और आधारभूत संरचना पिछड़ापन पाया जाता हो और राज्य में वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति, यानी वित्तीय स्रोत यहाँ के जो होते हैं
बहुत कम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको गॉडगिल फॉर्मूला बोला जाता है। गॉडगिल की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 2001 से उत्तराखंड राज्य 11वां विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। देखिए, विशेष श्रेणी का दर्जे में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ये बताना चाहूंगी। हमारी केंद्र सरकार जो होती है, राज्यों को कुछ निधियां देती है और कुछ किसी प्रतिशत के अनुपात में देती है। अन्य राज्यों में जो सरकार होती है 60% से 75% की तुलना मतलब में निधियां देती है, और विशेष राज्यों में 90% श्रेणी के राज्यों को भुगतान किया जाता है, जबकि शेष निधि राज्य सरकार को प्रदान की जाती है। देखिए मैं बताती हूँ, जैसे 100% हिस्सा होता है निधि वितरण का, विशेष राज्य का दर्जा जिसे प्राप्त होता है उसमें 90% अनुदान और 10% राज्य सरकार अपने पास से देती है। और जबकि जिन्हें विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त नहीं होता, उनको 60 से 75% ये हिस्सा माना जाता है। वित्तीय वर्ष में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, करों में बहुत सारी रियायतें दी जाती हैं। किनको? जिनको विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। केंद्र सरकार का जो सकल बजट होता है, विशेष श्रेणी के राज्यों को उनमें 30% प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को प्रदान किया जाता है। बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बताया था सन 2000 में जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे विधानसभा की टोटल 70 सीटें थी, जिसमें 12 सीटें एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व थी। लेकिन सन 2008 में परिसीमन हुआ। परिसीमन के बाद सीटों का बदलाव हुआ। कैसे? 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, टोटल हमारे यहाँ 70 सीटें हैं, 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें पहली है देहरादून की चक्राता सीट और दूसरी है उधम सिंह नगर की नानकमत्ता सीट। इसी तरीके से अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए 13 सीटें, पिथौरागढ़ की गगोलीहाट, बागेश्वर की बागेश्वर सीट, अल्मोड़ा की सोमेश्वर सीट, नैनीताल की नैनीताल सीट, चमोली की थराली सीट, पौड़ी की पौड़ी सीट, टिहरी की घनसाली सीट, उत्तरकाशी की परोला सीट, हरिद्वार की भगवानपुर, झबड़ेड़ा और ज्वालापुर, भगवानपुर, ज्वालापुर और झबड़ेरा 3 सीट एससी के लिए, देहरादून की राजपुर रोड वाली सीट एससी के लिए रिजर्व है, और उधम सिंह नगर की बाजपुर सीट को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया गया है। तो परिसीमन के बाद उत्तराखंड में 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए और 13 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई है। तो बच्चों, ये मैंने काफी कुछ तुम्हें समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके से थोड़ा कॉम्पैक्ट पढ़ा रही हूं। अगर मैं इन सब चीजों को परिसीमन के बारे में डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगी तो 14 तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे की क्लास में मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। तो इसलिए कमेंट जरूर करना और अन्य बच्चों को मेरी वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसे लगी।